CoinDCX पर हैकिंग हुई है। 368 करोड़ रुपए के आसपास CoinDCX के अकाउंट से चुरा लिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, ये पैसा किसका था? क्या लोगों का इन्वेस्टमेंट था या CoinDCX का खुद का था? अब ऐसे में सवाल कई सारे ये भी उठते हैं कि जो लोग फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर रखा है CoinDCX पर, क्या वो पैसा सेफ है? क्या CoinDCX पर अगला SIP करना सेफ है? अगला किसी तरह का क्रिप्टो बाय करना सेफ है? हमारा पैसा भविष्य में पूरी तरीके से CoinDCX पर सेफ है या नहीं? इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करा कि सुमित गुप्ता, जो कि CoinDCX के कोई फाउंडर हैं, वो खुद आएं और इस पूरे मुद्दे पर हमारे को जानकारी थे ये कि मुद्दा हुआ क्या है, पैसा सेफ है या नहीं, और अगर है तो कैसे सेफ है। तो ये बातचीत आपके सामने अब सुमित गुप्ता जी के साथ। सो हाय सुमित जी, कैसे हैं आप? हेलो सागर जी, बढ़िया, ऑल गुड। सुमित जी, बेसिकली अभी पूरी दुनिया को पता तो है ही कि 19 जुलाई को एक अटैक हुआ CoinDCX पर। आप उसके को फाउंडर हैं। हालांकि इसके बारे में लोगों को मैं भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि आप एक को फाउंडर हैं, इसके संभालते हैं पूरा सिस्टम को, तो मुझे लगा आपकी जुबान से एक मैसेज लोगों को जरूर जाना चाहिए कि उनका पैसा अगर CoinDCX में है तो वो कितना सेफ है। भविष्य में जब वो CoinDCX पे अपना पैसा डालेंगे, किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भविष्य में कितना सेफ होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके मुंह से लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 19 जुलाई को ये हादसा हुआ, ये हादसे को आप अपनी भाषा में समझाना चाहेंगे कि क्या हुआ था, क्या ये? बिल्कुल सागर जी, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी जगह कर भी चुका हूँ, बट एक बार आई थिंक आपकी ऑडियंस को थोड़ा और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सचेंज में दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं। एक जो कस्टमर एसेट्स होते हैं, जो वॉलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे सिक्योर्ड होते हैं, वहाँ पे स्टोर होते हैं, विच इज कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आई थिंक मैंने आपको आपके कुछ पॉडकास्ट वगैरह में बताया भी है। और एक एक्सचेंज जो अपने पैसे रखता है थर्ड पार्टी लिक्विडिटी सर्विस प्रोवाइडर्स पे। इसको ऐसा बोल सकते हो कि आपको किसी से कस्टमर के ऑर्डर जो आते हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप लिक्विडिटी कहीं और से लेते हैं, उसके लिए आपको कुछ कैश फ्लो के लिए रखना पड़ता है। जैसे आप अपने बिजनेस के लिए कुछ कैश फ्लो मार्केट में होता है ना, वैसे आपने रखा हुआ है। और वहां पे जो हमारा इंटरनल एक कंपनी का ऑपरेशनल अकाउंट होता है ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए, ये अटैक वहां पे हुआ था। एंड वहां पे लगभग आई थिंक काफी सोफिस्टिकेटेड था। तो वो जो फंड्स थे, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, रफली $44 मिलियन का था। वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। जो अपना वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे कस्टमर एसेट्स होते हैं, वो हम लोग इंटरनेट से टच नहीं करते हैं, वो काफी अलग पार्क होता है। ये सिस्टम में ये जो सिस्टम है काफी स्ट्रेस टेस्ट हुआ, बिकॉज ये सब होने के बाद भी वो सिस्टम टच नहीं हुआ जहाँ पे कस्टमर एसेट्स हैं। तो वो आई थिंक एक काफी इसकी सेफ्टी कितना स्ट्रांग है वो भी प्रूव हुआ है साथ में। बट जो ऑपरेशनल अकाउंट है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और वो क्योंकि बिजनेस करने के लिए यूज होते हैं वो फंड्स, तो हमने हमारी जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी है जो काफी स्ट्रांग है, लगभग 1000 करोड़ की, वहां से हम लोग कर इसको कैप को भर रहे हैं और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। तो जो हुआ ऑब्वियसली अच्छी, मतलब बुरा लगता है, बट आई थिंक जो हुआ, आई थिंक नाउ वी आर बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। लगभग 400 करोड़ में रुपए लगभग 400 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से चुरा लिए जाते हैं और आप कहते हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं हुई है। तो खैर, ये आपके लिए हो सकता है बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपका टर्नओवर बहुत बड़ा है। हाँ, अमाउंट काफी बड़ा है, काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ। और देखो, बिजनेस करते हैं तो उसमें ये सब तो होता रहता है, कोई अगर व्यापारी भी है, नुकसान होता रहता है बिजनेस में। बट सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज में ये होता है कि उनके ग्राहक या जो कस्टमर्स हैं, उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इस चीज से काफी मतलब इस पूरे सिचुएशन में जिस तरीके से CoinDCX ने रिस्पॉन्ड किया, जितने ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताया, और जिस तरीके से इंश्योर किया कि एक एक कस्टमर का सारा जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है, जो भी इसकी रिक्वेस्ट है, जो भी आज के प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो पूरा चला। वीकेंड था फिर भी चला, थोड़ा बहुत डिले हुआ बिकॉज बैंक्स तो क्रिप्टो की तरह चलते नहीं है 7 दिन, बट उसमें थोड़ा बहुत डिले हुआ। सारे कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आए तो काफी प्यार मिला लोगों का, उनका भरोसा ब्रांड पे और बढ़ गया कि हाँ, ये एक कंपनी है जिसको अगर नुकसान भी होता है तो कंपनी इंश्योर करती है कि उसके कस्टमर से कभी नुकसान नहीं होगा। वो लोगों को पहले लगता था कि मैं अब ये दिख भी गया इस इंसिडेंट में। तो वो एक चीज है जो कि, बाकी नुकसान तो देखो चलता रहता है बिजनेस में, आप कुछ भी काम करोगे उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं इसको इट वाज अ लर्निंग फॉर अस, तो मैं इसको एक लर्निंग की तरह देखता हूँ कि कंपनी की जो वैल्यू इसका 1.5 से 2% का नुकसान हुआ है, बट इस लर्निंग से बिजनेस को कैसे बढ़ाया, कैसे और स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे चीज से सीखा जाए, वो ज्यादा जरूरी होता है।
मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ आपकी बात को। आपने ये कहा कि जो कस्टमर का पैसा आपके पास होता है वो कोल्ड वॉलेट में होता है, ठीक है, उसको टच बिल्कुल भी नहीं किया गया है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। दूसरा, जो पैसा लिक्विडिटी के लिए आप यूज करते हैं, मतलब अपने वेंडर्स को देने के लिए, लिक्विडिटी खरीदने के लिए, जिस भी तरीके से आप यूज करते हैं, उस पैसे पर ये अटैक हुआ है। वो पैसा CoinDCX का अपना था, वो कस्टमर का पैसा बिल्कुल भी नहीं था, और उनका पैसा उसी नहीं पैसे पर अटैक हुआ है। अब यहां पे सवाल ये है कि आज चलो उस पैसे पर अटैक हुआ है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में कल को कोल्ड वॉलेट पर भी अटैक हो सकता है जहां पर कस्टमर का पैसा है? जी देखिए, कोल्ड वॉलेट जो होता है वो ऑफलाइन होता है नेचर में, मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होता, और ये सारे जो अटैक्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो जो हमारा लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑपरेशनल अकाउंट है, वो ऑनलाइन होता है, इसलिए वहां पे अटैक हुआ। जो Okay. कस्टमर के वॉलेट्स हैं वो कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, तो वहां पे अटैक की संभावना नहीं होती है। जब हम उसको मूव करेंगे, मान लो वहां से पैसा कुछ मूव किया किसी अलग वॉलेट में जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो रिस्क बढ़ जाएगी। बट हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम कस्टमर फंड्स को मूव नहीं करते हैं, उसको ऑफलाइन कोल्ड वॉलेट में स्टोर करते हैं, तो वहां पे ये सब हैकिंग की या अटैक की रिस्क कम होती है, अनलेस आप उस वॉलेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करो। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आपका कस्टमर का पैसा जो कोल्ड वॉलेट में है वो हमेशा के लिए बिल्कुल सेफ है, कस्टमर का पैसा कहीं नहीं जा सकता CoinDCX से, क्या ऐसा है? जी हाँ, और उस पर इंश्योरेंस भी होता है। तो जो कोल्ड वॉलेट होता है वो आप जिन कंपनी से कोल्ड वॉलेट लेते हो वो इंश्योर्ड भी होती है। अच्छा, अगर कुछ होता भी है तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। जी ठीक है। जी, ये जो हमारा पैसा है जो ऑपरेशन के लिए होता है वो हमारे सर्वर पे उसका एक्सेस रहता है, और वो एक्सचेंजेस के अंदर रखा होता है, तो वो कहीं और रखा रहता है, जो एक्सचेंजेस जो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए हम उसमें अपना पैसा यूज करते हैं ऑपरेशनल के लिए, कैश के लिए। ठीक है। आप यानी कि CoinDCX इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। अब इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के साथ अगर कुछ होता है तो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि कस्टमर का पैसा बिल्कुल सेफ है, लेकिन उससे पिछले साल, वो भी शायद जुलाई में ही हुआ था, WazirX के साथ जब ये घटना हुई थी, तो उनकी तरफ से जो कस्टमर का लॉस हुआ, जो पैसा गया, वो तो कस्टमर को नहीं मिला। वो ऐसा क्यों हुआ था कि वो लोग कस्टमर को क्यों पैसा नहीं दे पाए? तो क्या उनका कस्टमर का पैसा कोल्ड वॉलेट में वो लोग नहीं रखते थे? काफी कुछ अंतर है, मैं बताना चाहूंगा। उनका जो अटैक हुआ था उनका वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ था, उनका जो कस्टमर एसेट्स होता है उसमें हुआ था, अपना ऐसा कुछ नहीं है, अपना काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, राइट। एक तो डिफरेंस वो है, दूसरा उन्होंने सारे फंड्स एक जगह रखे थे, मोस्ट ऑफ द फंड्स एक जगह रखे थे। हम क्या करते हैं, हम फंड्स को मल्टीपल वॉलेट्स में, उसके वॉलेट्स के मल्टीपल जगह कस्टडी प्रोवाइडर्स में, और हर कस्टडी प्रोवाइडर के अंदर मल्टीपल वॉल्ट होता है, उस पर डिवाइड करके रखते हैं, और हर किसी का एक्सेस अलग ही होता है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर किसी में टच भी होता है तो एक बहुत छोटा अमाउंट होता है जो कि एक्सपोज्ड होता है, ये जो रिस्क में आता है। उन लोगों ने क्या किया था वहां के केस में, WazirX के केस में, कि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट, अब सारे अंडे एक टोकरी में डालोगे तो रिस्क बढ़ेगी ना, तो आप डिवाइड करके रखते हैं, राइट। तो वो अंतर होता है। और तीसरी चीज, फाइनेंशियली CoinDCX काफी स्ट्रांग है। मैंने आई थिंक कुछ लोगों को पता नहीं था, बहुत लोगों को नहीं पता था, और बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे थे कुछ टाइम पहले, तो हमने ओपनली, पब्लिकली, ट्रांसपेरेंटली हमने अपने सारे फाइनेंशियल नंबर्स बताए हैं। लोगों को पता नहीं होगा, CoinDCX फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू एनी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज इन द कंट्री, एंड दैट इज द रीजन व्हाई CoinDCX ये वाला जो अटैक हुआ या ऐसे कुछ भी होता है वो काफी इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है। हमारा साल का रेवेन्यू 1200 करोड़ के आसपास है। अब 1200 के करोड़ के कंपैरिजन में आप देखोगे तो 3 महीने का हमारा फीस होता है ये, ठीक है। तभी 3 आपने महीने का बड़ी मान आसानी लीजिए, से कहा कि ये 400 करोड़ की चोरी भी छोटा सा नंबर है। हाँ, मतलब 360 जितना भी है वो ठीक है। मतलब आई थिंक 3 महीने, कस्टमर का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर अगर अपने साथ है, कस्टमर का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो ये अमाउंट वगैरह चलता रहता है। और कंपनी का स्केल वाली बात है, CoinDCX इन स्केल काफी बड़ी बिजनेस है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर एक्सचेंजेस। अच्छा, एक बात बताइए, ये कि मैंने बहुत सारे ट्वीट्स देखे कि जो लोग कह रहे थे हमें विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। हालांकि सेम टाइम पे मैंने भी विड्रॉ किया था, मेरा भी फंड है CoinDCX में, तो मैंने विड्रॉ करके देखा तो मेरा फंड तो इजीली आराम से निकल गया। फिर ऐसे ट्वीट्स क्यों थे जिनका फंड विड्रॉ नहीं हो पा रहा है? तो देखिए, एक्चुअली इसमें भी बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे काफी लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी थी, कोई कुछ भी बातें कर रहा था, बिकॉज होता है कई बार ऐसी चीजें ज्यादा वायरल होती है जल्दी, राइट। उसमें मेरे को लगता है कि कस्टमर का नुकसान होता है नेसेसरली, बट विड्रॉल थोड़ा केसेस में डिलेड हुए थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला भी था, रफली हमारे पास 31,000 विड्रॉल रिक्वेस्ट आई थी उस टाइम पे, उस दिन में, और जो कि वीकेंड था, पैनिक होने की वजह से। पैनिक होने की वजह से, पर लोगों ने किया। हमने कहा सारे कस्टमर्स का विड्रॉल होना चाहिए, तो उसमें से 600 छोड़ के सारे की सारी विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई थी। वो 600 रिक्वेस्ट में मैं टाइम बताता हूँ क्यों लगा था। कई बार बैंक की साइड से फेलियर होता है, कई बार क्या होता है बड़ा अमाउंट होता है, तो हम उसको बैंक हमें क्योंकि बैंक में ट्रांसफर्स उतना इजीली नहीं होते बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ वीक डे, वीकेंड, सैटरडे और संडे का दिन था।
तो इसलिए थोड़ा डिले हो गए थे, बट सारे के सारे जो प्रॉमिस्ड कमिटेड टाइम था उसके अंदर 100% सॉल्व हो गए थे। और मैंने आई थिंक संडे को या मंडे को डाला भी था कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 30 करोड़ का रिक्वेस्ट हो, चाहे 50 करोड़ की हो, चाहे 5 लाख की, सारे की सारी फुलफिल हुई थी विद इन द कमिटेड टाइम। क्योंकि मंडे हुआ था, बैंक खुल गया था, तो कुछ कस्टमर्स की बड़ी-बड़ी रिक्वेस्ट थी, वो भी हमने डाली। और एक्चुअली क्या हुआ, उसके बाद कस्टमर्स को और भरोसा हो गया और उन्होंने और वापस डाल दिए। तो जितने लोगों ने निकाले थे, वापस डाल दिए, क्योंकि उनको लगा हम तो टेस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है जब ऐसे टाइम पे, क्योंकि कस्टमर्स का भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिज़नेस के लिए, और उसपे आप कभी आँच नहीं आने देते हो। तो जो भी रिक्वेस्ट आई थी, थोड़ा बहुत डील वैसे हुआ नहीं था डिले, कुछ केसेस में हुआ होगा फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो वो फुलफिल हो गई थी और मैंने इसलिए उसपे एक्स्ट्रा एम्फेसिस करके डाला था। और मैं रियल टाइम अपडेट दे रहा था, तो मैं अभी और ये मेरी साफ है कि कस्टमर अपना पैसा निकाल सकते हैं Coin26 से? 100%, 100, नॉट इवन अ सिंगल रिक्वेस्ट इज पेंडिंग एज़ वी स्पीक। ठीक है। अच्छा, एक छोटा-सा आरोप भी आप पर लगाया गया कि ये घटना होने के 17 घंटे बाद आपने पब्लिकली अनाउंस किया ही। तो ऐसा क्यों हुआ? 17 घंटे का समय क्यों लगा? देखिए इसमें ना थोड़ा समझते हैं इसको कि होता क्या है प्रोसेस। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आप जब मार्केट में जाते हो तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, बिकॉज़ अदरवाइज़ लोग पैनिक करते हैं, उनको पता नहीं होता और हम भी डिस्कवर कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। तो देयर वर 3 और 4 कंपनीज़ टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस टाइम पे। तो जो बोला जाता है, नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि आप इन्फॉर्मेशन लो, हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कितना अमाउंट है, उसको लेके जाओ। अदरवाइज मार्केट में आप आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो आप एक्चुअली और नुकसान कर रहे हो, और फट क्रिएट कर रहे हो, और पैनिक क्रिएट कर रहे हो। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। तो हमें उसको तैयार करने में, वो सब पूरा करने में लगभग कुछ घंटे लगे, 10-12 घंटे लगे। और हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था, एडवाइज़री थी कि आप पहले ये सब करने के बाद ही आप मार्केट में जाओ, और ये का हर कंपनीज़ ऐसे करती हैं। तो इसलिए उसमें टाइम लगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, हमारे साइड से सारा कुछ रेडी था, सारा कम्युनिकेशन रेडी था। जैसे ही हमें गो अहेड मिला फ्रॉम, बिकॉज़ काफ़ी एडवाइज़री फॉलो करनी पड़ती है उस टाइम पे। आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि जल्दीबाज़ी में आपने कुछ किया, जिससे कि कुछ और नुकसान हो गया, या हैकर अलर्ट हो गया, या कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और आप कभी गलत चीज़ें नहीं बता सकते, लीगली ऑल्सो, और जनरली आप नहीं बताना चाहते हो एज़ अ ब्रांड। तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है, आप कम्युनिकेट करते हो। तो हमने सेम डे, जैसे ही हमें लगा कि हाँ, नाउ वी हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट फर्स्ट इंटीमेशन के लिए, वैसे ही हमने कर दिया। और इसमें टाइम लगता है, हर जगह से टाइम लगता है। बट ज़रूरी है कि आप फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जाओ, रादर देन आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ वो ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव है, लोगों को पता नहीं होता सिचुएशन में कैसे क्या फॉलो करा जाता है, इसलिए लोगों का आरोप होगा। बट मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी ट्रांसपेरेंटली, और जितना जल्दी हमें हो सकता था, और जितना जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और हमें फाइनल जो एडवाइज़री मिली थी, उसके हिसाब से हमने कम्युनिकेट किया। ओके, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल ये है कि इस तरह की घटना, इस तरह के अटैक्स आगे ना हो, इसके लिए Coin26 की क्या तैयारी है सिक्योरिटी वाइज़? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जैसे कि ट्रेडिंग में भी होता है कि देखो, आपने पहला सवाल पूछा था सागर जी कि नुकसान हो गया तो क्या करें? तो मेरे को लगता है कि जैसे आप ट्रेडिंग भी करते हैं ना, तो अगर आप ट्रेडिंग में नुकसान नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। नुकसान करे बिना कोई अगर कोई प्रॉफ़िट किए जा रहा है, और तो अगर बड़े स्केल पे अगर नुकसान होता है, अगर आप गलतियाँ नहीं कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो तो, राइट? वो अच्छा नहीं है। तो गलतियाँ करना भी बहुत ज़रूरी है, उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है उससे सीखना। तो हर चीज़ आपको सिखाती है, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वो हमने काफ़ी अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया। तो बेसिकली जो वॉलेट्स है, पहली बात तो इसमें वो टेस्ट हो गया कि हाँ, अगर कुछ होता भी है तो कस्टमर वॉलेट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो निकल के आया है, उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट? दूसरी चीज़ है जो हमारा लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑपरेशनल अकाउंट्स है, जहाँ पे हमने अगर कुछ 1-2 चीज़ें छूट गई होंगी, अब हम उसको और वाटर टाइट कर रहे हैं। तो ऐसे 15-20 लोगों की टीम है जो तब से काम कर रही है, रात-रात भर काम कर रही है, कि अब उसमें जो अमाउंट्स भी रहता है ना, मार्केट में, बाज़ार में अगर आपका पैसा लगा है, और अगर वो चोरी हो जाता है, कोई लेके भाग जाता है, तो वो पैसा कम कर दो। तो हम उस पे काम करने के, वो पैसा भी कम कर दो। तो ना यहाँ से आपका रिस्क बढ़ेगा, और जो थोड़ा बहुत पैसा लगा रहता है, वो भी हम कम कर रहे हैं। और उससे तरीके हैं उसको कम करने के, जिसमें आप बिना पैसा लगाए, आप ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो। तो वो 95% सॉल्व हो चुका है। अभी कोई रिस्क नहीं है, बट आई थिंक जो भी हुआ है, उससे सीखने को मिला है। और नॉट जस्ट हमारे साथ, जिसके साथ भी आज तक जभी भी कुछ भी हुआ है, उन सबको इनकॉर्पोरेट करना अपने प्रैक्टिसेस में, और फर्दर टाइट करना, ताकि वापस से ना हो। जिसके साथ नहीं हुआ है, शायद उसने सबक नहीं लिया है, सीख नहीं ली है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ पहली बार हुआ था, और जो सीख को है उसको इनकॉर्पोरेट किया है, टीम ने काफ़ी सीरियसली लिया है। तो आई थिंक उससे और हमारे सिक्योरिटी जो स्ट्रेंथ है, वो और बड़ी बनेगी, और किला मजबूत होगा। और हम इसको एक अपनी इसका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
राइट, ये जो लर्निंग है, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे, नहीं देखेंगे तो शायद वो अच्छी बात नहीं है। तो इससे सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो कस्टमर फंड्स पहले भी सेफ थे और सेव करते रहेंगे। जो कंपनी के फंड्स होते हैं, अब हम उसको और टाइट करेंगे। किसी को नहीं चाहिए नुकसान हो वापस से, तो उस पे और बजट लगाएंगे और इन्फोर्स करेंगे और अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें करेंगे, ताकि ऐसा चांस ही ना आए। अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि अभी आपने कोई बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये क्या है और कैसे बेनिफिशियल है? तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी ऐसी कोई चीज़ें, बाय द वे ये चीज़ें होती रहती हैं, बायनेंस, बड़े-बड़े एक्सचेंज, धुरंधर से धुरंधर एक्सचेंज, भले ही वो बायनेंस हो, चाहे कॉइनबेस हो, चाहे बायबिट हो, सबके साथ ऐसा कुछ हुआ है और हर किसी ने अपने उसके बाद सिस्टम्स को और टाइट किया है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ जो है, ये काफ़ी जगह हुई है और हर एक्सचेंज क्या करता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसकी रिकवरी में लग जाता है कि इसको वापस कैसे लिया। है क्या ये बाउंटी प्रोग्राम, क्या है ये? तो बाउंटी प्रोग्राम में क्या होता है कि जो भी इंसान हमें इसको रिकवर करने में हेल्प करेगा ग्लोबली, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं, ग्लोबली, उस अमाउंट का 25% उस इंसान को हम देंगे, जो भी हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि जिससे हमें उस फंड को रिट्रीव करने में, ये जिसने अटैक किया है, जो इन्वॉल्व है इसमें, उसको पकड़ने में मदद कर सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वॉल्व पर्सन है, जो अटैकर है, उसको पकड़ा जाए, राइट। एंड कई बार ऐसा होता भी है, इस ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन आप ट्रैक कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि फंड्स कहाँ पड़ा है ब्लॉकचेन पे, कहीं मूव हो रहा है क्या, मूव होके कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो उसका फायदा उठा के आप क्या ऑनलाइन ट्रैक करते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन है, कोई ऐसा तो नहीं घर की चोरी है कि आपको पता नहीं। तो यहाँ पे अमेरिका का इंसान है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी इसमें हेल्प कर सकता है हमारी, और जो भी हेल्प करेगा उसको 25% उस रकम का जो हम रिकवर कर पाते हैं उसको हम देंगे। अब वो रफली 1100 125 करोड़ हो सकता है। तो किसी इंसान को अगर कोई सिक्योरिटी हैकर है या कोई हेल्प करता है, तो उसको इतना कमाने का मौका है। और ये मतलब हम जैसे फिल्मों में देखते हैं कि कोई डकैत है, चोर डकैत है, उसको पकड़वा के दिखाओ तो भैया लाख रुपए का इनाम, 10 लाख रुपए का इनाम, ये वैसा वाला है। ये बाउंटी है, इसलिए इसको हाँ, बाउंटी बोला जाता है। हाँ। तो खैर, कुल मिलाकर के बाद सवाल, सुमित जी, मेरा एजेंडा ये था कि हमें कमेंट्स बहुत सारे आए, पैसा सेफ है कि नहीं, लोगों का पैसा बिल्कुल कहीं नहीं जाना चाहिए, बस यही कंसर्न था आपसे पूछने का। यानी ये तो पूरी तरीके से सेफ है, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल, और मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। कॉइनबेस बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। कस्टमर्स का ₹1 का भी नुकसान नहीं हुआ है, ना कभी होगा। ये कॉइनबेस का प्रॉमिस है, एज़ अ ब्रांड प्रॉमिस है ना? और कॉइनबेस एक ऐसी कंपनी है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम पे काफ़ी उसने टेस्ट किया। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना, तब रियल पता चलता है कंपनी का, कि कंपनी एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है कि नहीं। तो मुझे काफ़ी प्यार मिला लोगों का, काफ़ी लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट भी किया जिस तरीके से कॉइनबेस ने हैंडल किया सिचुएशन। तो वो मैं काफ़ी उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने भरोसा दिखाया है इस टाइम पे, और जिस तरीके से हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि का जो प्रॉमिस है कि कस्टमर्स हमेशा फर्स्ट आते हैं, कस्टमर्स ऑलवेज फर्स्ट, दैट इज समथिंग दैट वी स्टिल अपहोल्ड वेरी वेरी स्ट्रांगली। वंडरफुल। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू आपका समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो, इसके लिए आप सिक्योरिटी सिस्टम और तगड़ा करें। बिल्कुल कोल्ड वॉलेट तो चलो नहीं हो सकता, आपके जो हार्ड वॉलेट है वहां भी भविष्य में कभी कुछ ऐसा नहीं हो। बिल्कुल, थैंक यू सुमित जी। 100%। थैंक यू सागर जी।